जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अभी आप लोग केमिस्ट्री के लगभग आखिरी मतलब फर्स्ट चैप्टर का आखिरी वीडियो मतलब अभी आप देखने जा रहे हैं, मतलब आखिरी क्लास आपका ये होगा। इसमें आपका पहला चैप्टर जो होगा वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अभी तक अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले हमारे YouTube चैनल पे चले जाइए जी गंगा क्लासेस पे, और वहां पे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे आपकी केमिस्ट्री की टोटल क्लासेस मिल जाएगी। वहां पहले आप पहले की वीडियो को देखिए, फिर ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अभी 2-3 दिन से आपको पता है कि क्लास नहीं हो रहा था, तो थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए क्लास को हम रोके हुए थे। आज से क्लास आपका निरंतर मिलेगा। आपको एक दिन गैप करके जो वीडियो आती है तो एक दिन गैप करके आपका क्लास जो है चलते रहेगा। केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी हो गया और उसके बाद मैथ की क्लासेस होगी, वो चलते रहेंगी। केमिस्ट्री की क्लासेस जो अगर खत्म होता है पहला चैप्टर, तो आपको मालूम है कि हमने बोला था कि एक चैप्टर जब समाप्त होता है तो हम दूसरे सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये आपका केमिस्ट्री का ये चैप्टर समाप्त होगा, आपका केमिस्ट्री की क्लास के जगह पे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो होगा वो स्टार्ट हम कर देंगे। बायोलॉजी की पहली जो क्लास थी आप लोग देखे होंगे वीडियो को, और उसके बाद से वो पहला चैप्टर जो है बायोलॉजी का जैसे चल रहा था वैसे चलते रहेगा। मैथ में आपका ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी होगा, ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर भी हम वहां पे स्टार्ट कर देंगे। केमिस्ट्री की इस क्लास में हम लोग अगर देखें तो 2 से 3 अभिक्रियाएं जो है मुख्य रूप से बची हुई हैं। एक ऑक्सीकरण, अवकरण अभिक्रिया क्या होती है इनको समझना है, और साथ ही साथ हमको जानना है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इनके बारे में समझना है। फिर छोटा छोटा टॉपिक आपका बच गया है, जैसे दहन क्या है, ज्वाला क्या है, इसके अलावा संक्षारण क्या है, एलपीजी गैस के बारे में आपको जानना है। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है जो हम थोड़ा देर में आपको समझा देंगे। पहले हम लोग जानते हैं जो मुख्य इस चैप्टर का अभिक्रिया है, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, तो आप जानते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण के नाम से। देखिए यहाँ पे 2 नाम से आपको मिलेगा, आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि पूछ देता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, और कभी कभी एग्जाम में क्या करता है पूछता है कि उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो अगर आपको दोनों नाम नहीं याद है तो फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, और हो सकता है कि आपका वो प्रश्न छूट जाए और आप वहां पे उसको नहीं बना पाए। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि देखिए इस अभिक्रिया का 2 नाम है, एक उपचयन अभिक्रिया या उसको हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता क्या है, उसकी परिभाषा समझने से पहले उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही एग्जाम्पल आप देखिएगा ना, आप अपने से इसकी परिभाषा बता दीजिएगा। कैसे, जरा समझिए इसका एग्जाम्पल में। देखिए इसका एग्जाम्पल यहां पे देख रहा है कि यहां पे कॉपर है और साथ ही साथ यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जुड़ने के बाद से कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। देखिए यहां पे वो छूट गया था, कॉपर ऑक्साइड का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। फिर दूसरा अभिक्रिया में अगर आप देखिएगा तो यहां देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। यानी इस 2 अभिक्रिया में आपने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है। तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इन 2 अभिक्रियाओं से हमें क्या पता चला कि ऑक्सीजन जो है, चलिए हम यहां पे लिख देते हैं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है या ऑक्सीजन संयोग कर रहा है। दूसरा अभिक्रिया इसका आगे देखिए, यहां पे देखिए H2S है प्लस Cl2 है। अभिक्रिया में हम देख रहे हैं यहां पे कि यहां पे देखिए ये जो सल्फर है वो अकेले रह गया, यानी हाइड्रोजन यहां से क्या हो गया, अलग हो गया। यहां से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, और वो क्लोरीन के साथ जाके मिल रहा है। फिर दूसरा अभिक्रिया देखिए, NH3 जो है अमोनिया, आपको मालूम है, यहां ध्यान से देखिए यहां से हाइड्रोजन निकल जा रहा है और केवल यहां पे देखिए नाइट्रोजन बच रहा है। यानी इन 2 अभिक्रियाओं में हमने देखा, क्या देखा कि हाइड्रोजन जो है वो मुक्त हो रहा है, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है। तो इन 2 अभिक्रियाओं में हमने निष्कर्ष निकाला क्या, तो हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। अब देखिए हमने आपको 4 एग्जाम्पल दिया है। 2 एग्जाम्पल में हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो जुड़ने का काम कर रहा है, और 2 एग्जाम्पल में आपको पता चला कि हाइड्रोजन जो है मुक्त हो रहा है। इसका मतलब
कि ये जो अभिक्रिया होगी वो कैसी अभिक्रिया होगी, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन क्या हो, मुक्त हो। ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन का हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन का संयोग, संयोग का मतलब सीधे सीधे मतलब समझिएगा जुड़ना, संयोग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो हमने क्या कहा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन क्या हो, मुक्त हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए दोनों चीज याद रखिएगा कि ऐसी अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है। अगर केवल जैसे देखिए इसमें हमने कहा ना कि ऑक्सीजन जुड़ रहा था, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। यहां देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा था, मुक्त हो रहा था। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहां देखिए सल्फर बच गया, हाइड्रोजन मुक्त हो गया, तो हाइड्रोजन मुक्त हो गया तो भी कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो स्पष्टता आपको याद हो गया होगा परिभाषा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो हमने कहा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन क्या हो, मुक्त हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। स्पष्ट हो गया होगा, नाम से भी आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पे नाम जो है क्या है, ऑक्सीकरण, तो सीधे सीधे समझिएगा ऑक्सीकरण है ना, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, मुक्त होगा। दो ही खेल चलेगा, एक हाइड्रोजन का याद रखिएगा और एक ऑक्सीजन का। हम यहां लिख देते हैं, दो ही चीज इसमें मुख्य है, ऑक्सीजन और साथ ही साथ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण तुरंत समझिएगा कि अच्छा ऑक्सीजन से संबंधित, तो ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन मुक्त होगा। क्लियर, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा, नाम से भी आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, मुक्त होगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ये कुछ का इसका हमने क्या दे दिया, कुछ एग्जांपल दे दिया। आइए अब उसका जो दूसरा यानी उसका उल्टा, सीधे सीधे समझिएगा कि उसका उल्टा एक अभिक्रिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी अभिक्रिया, तो अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। देखिए अपचयन है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे उपचयन है और यहां पे अपचयन है, उपचयन और अपचयन। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है क्या, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या कभी कभी पूछ देगा ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। माने इन दोनों नाम को एक साथ ले सकता है, ऑक्सीकरण और अवकरण को एक साथ ले लेता है और कभी कभी उपचयन और अपचयन को एक साथ ले लेता है। तो देखिए अब समझते हैं हम लोग किसके बारे में, अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में। आइए अब देखते हैं। देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे क्लोरीन है। देखिए यहां पे दोनों आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यहां पे दोनों क्या हो गया, जुड़ गया। यहां भी देखिए हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा है और जल का निर्माण किया है। तो इन दो अभिक्रियाओं से हमें क्या पता चला, तो देखिए ध्यान से, इन दो अभिक्रियाओं से हमें पता चला कि हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, यानी जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। आगे दो अभिक्रियाओं की अगर बात करें तो देखिए यहां पे क्यूप्रिक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां पे केवल कॉपर बच गया, यानी यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मुक्त हो जा रहा है। फिर यहां पे देखिए ZnO है, यहां पे केवल Zn जिंक बच गया है और ऑक्सीजन यहां से भी क्या हो गया, मुक्त हो गया है। यानी इन दो अभिक्रियाओं में हमें पता चल रहा है कि यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। ऑक्सीजन, देखिए हम लिख देते हैं इसको, ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है। इन दो अभिक्रियाओं में देखिए यहां पे ऑक्सीजन था, यहां पे गायब हो गया, यहां पे ऑक्सीजन इसके साथ था, यहां पे गायब हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमने देखा इनके जो उदाहरण थे अवकरण में कि हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है या ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी परिभाषा हम लोग क्या देंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का क्या हो, संयोग हो या ऑक्सीजन मुक्त हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ध्यान से अगर देखिएगा ना तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। यहां पे देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो यहां देखिए हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। यहां पे उसके ऊपर वाला में देखिए, यहां पे हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, तो यहां पे ध्यान से देखिए ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है। तो बस नाम से आप पकड़िएगा और परिभाषा अपना लैंग्वेज में लिख डालिएगा, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, तुरंत आपको याद भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ऑक्सीकरण
ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन मुक्त होगा। अवकरण तो तुरंत कहिएगा हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन मुक्त होगा। तो याद रखिएगा दोनों अभिक्रिया आप समझ चुके होंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अवकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं। अब अवकरण अभिक्रिया को एक बार और परिभाषित कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अवकरण अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन मुक्त हो रहा हो, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अपचयन या अवकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये तो था हम लोग का कौन सा, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण और साथ ही साथ अवकरण अभिक्रिया के बारे में। अब जरा समझते हैं इसके अभिक्रिया के बाद से कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अवकारक क्या होते हैं। जरा इन दोनों वर्ड को समझते हैं, ऑक्सीकारक और अवकारक क्या होता है। इन दोनों वर्ड को समझने के बाद से हम आपको बताएंगे कि दोनों अभिक्रिया जो होती है ना, ये दोनों एक ही साथ होती हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं एक ही साथ होती हैं, और जब एक ही साथ होती हैं तो इनको किस नाम से जाना जाएगा। अगर संयुक्त रूप से अगर हम इनका नाम दें तो क्या नाम देंगे, ये बताते हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आपको समझाते हैं ऑक्सीकारक और अवकारक क्या होता है। आइए अब समझते हैं ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में समझते हैं। अभी तक हमने देखा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में हम लोग समझे थे। देखिए दो वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। एक हमने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीकारक, जिसको एक और नाम से जानते हैं, और उस नाम क्या है उसका, तो उपचायक। तो दोनों नाम याद रखिएगा। ऑक्सीकारक बोले, देखिए ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक दोनों अलग हैं, इसलिए दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। यहां पे देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, ऑक्सीकारक लिखे हैं, और साथ ही साथ हम लोग नीचे में क्या लिखे हैं, अवकारक लिखे हैं। फिर देखिए इसका एक और नाम क्या बताया हमने, उपचायक। तो इसका एक और नाम क्या हो गया, अपचायक। दोनों वर्ड को समझते हैं क्या होता है। देखिए हम लोग परिभाषा इसका लिखे हैं कि जिसके कारण क्या होता है कि उपचयन की क्रिया होती है। ध्यान से समझिएगा, उपचयन की क्रिया का मतलब हमने बता दिया था ऑक्सीकरण। उपचयन को हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं, तो उसको जानते हैं ऑक्सीकरण। देखिए हम यहां पे लिख देते हैं ऑक्सीकरण, यानी जिसके कारण, सीधे सीधे समझिएगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे Mg+O2 है और MgO का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, अगर ध्यान से समझिएगा, तो ऑक्सीजन जो है वो जुड़ने का काम कर रहा है। ऑक्सीजन जो है जुड़ रहा है, तब जाके उपचयन की क्रिया संपन्न हो रही है। ध्यान समझिएगा, ऑक्सीजन जाके इससे जुड़ रहा है, तब जाके क्या हो रहा है, उपचयन की क्रिया अर्थात ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। इसलिए ये ऑक्सीजन जो होगा ये क्या कहलाएगा, तो उपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये उपचायक या ऑक्सीकारक कहलाएगा, क्योंकि इसी ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण, ध्यान समझिएगा, इसी ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण कौन सी अभिक्रिया हुई है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है। इसीलिए हमारा ऑक्सीजन जो होगा वो क्या कहलाएगा, उपचायक के नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही समझते हैं किसके बारे में, अपचायक के बारे में। अपचायक या अवकारक क्या होता है उसके बारे में। देखिए फिर हमने लिखा है कि जिसके कारण क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा, अपचयन की क्रिया होती है। अपचयन का मतलब अवकरण, अवकरण याद है ना, यहां लिख देते हैं अवकरण। उपचयन का मतलब हमने बताया था, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, और अपचयन मतलब हमने क्या लिखा है, अवकरण। यानी अवकरण की क्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकारक या अपचायक के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिएगा, हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड का, और हाइड्रोजन के साथ इसका संयोग करा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां देखिएगा तो केवल कॉपर बच गया है, यानी यहां से ऑक्सीजन जो है मुक्त हुआ है, और ऑक्सीजन मुक्त हुआ है तो सीधे सीधी बात है कि कौन सी अभिक्रिया हुई है, तो अवकरण अभिक्रिया हुई है। और अवकरण अभिक्रिया किसके कारण यहां से ऑक्सीजन जो है मुक्त हुआ, तो देखिएगा हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन जो था ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और जल का निर्माण कर लिया। तो इसका मतलब हमारा जो यहां पे हाइड्रोजन होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, अवकारक कहलाएगा। ये हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। अगर ध्यान से अगर दिखेगा ना और आगे आप पढ़िएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए यहां पे जो उपचायक होते हैं ना, ये लगभग अधातु होते हैं। क्या होते हैं, अधातु। जितने भी अधातु होते हैं ना वो क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। एग्जाम्पल में आपको यहां पे दिख गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है। लेकिन
अपवाद है इसका कार्बन। कार्बन इसका क्या है? अपवाद है। याद रखिएगा कार्बन क्या है? अपवाद है। हमने क्या कहा कि अधातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? उपचायक होती हैं। अधातुएं उपचायक होती हैं। अपवाद कौन है? कार्बन। याद रखिएगा। फिर हमने कहा कि देखिए यहां पे अपचायक बताया तो वहां कहा कि जिसके कारण कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन की क्रिया संपन्न होती है, वो क्या कहलाता है? अवकारक। जैसे हाइड्रोजन यहां पे क्या किया? हाइड्रोजन की वजह से हम लोग का यहां पे क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन मुक्त हुआ और अवकरण की अभिक्रिया हो गई, तो हमारा हाइड्रोजन जो होगा वो क्या कहलाएगा? अवकारक। तो यहां पे याद रखिएगा कि जो धातुएं होती हैं, जनरली जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं? अपचायक होती हैं। तो दोनों वर्ड को आप समझ चुके होंगे। एक बार ध्यान से एक बार क्या करिएगा? रिपीट कीजिएगा, वीडियो को पीछे करके अच्छे से समझ जाइएगा कि जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है वो ऑक्सीकारक है, जिसके कारण याद रखिएगा अवकरण की अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? अवकारक कहलाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन अवकारक हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाया? उपचायक के नाम से जाना गया। और धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? याद रखिएगा वो उपचायक होती हैं। कार्बन अपवाद है। फिर हमने कहा कि धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अवकारक का काम करती हैं। अब जरा देखिएगा ध्यान से, हम और भी यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं। इन दोनों एग्जाम्पल पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड है और यहां पे हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया है। अगर हम यहां से देखें, इस यहां से देखिए एक लाइन जो खींचा हुआ है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड से लेकर कहां तक? यहां कॉपर तक। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहां पे ऑक्सीजन जो है वो मुक्त हो रहा है। ऑक्सीजन देखिए, यहां पे ऑक्सीजन था, यहां पे गया है तो ऑक्सीजन गायब हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहां ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन मुक्त हो गया। और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन जब मुक्त होता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पे अवकरण की अभिक्रिया संपन्न हुई है, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। क्लियर? फिर अगर हम लोग नीचे वाले पार्ट से देखें, अगर हाइड्रोजन से देखें और यहां पर जो जल निर्माण हुआ यहां पर देखें, तो ध्यान से देखिए यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां पे जाते जाते इसके साथ ऑक्सीजन आ गया है। इसका मतलब सीधे सीधी बात है कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक ही अभिक्रिया में दो चीज हमें नजर आया। एक तरफ नजर आया कि ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, और ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है तो अवकरण अभिक्रिया, और एक तरफ दूसरी तरफ हमको नजर आया कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका मतलब हमको एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि यहां पे एक ही अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, अवकरण भी और साथ साथ ऑक्सीकरण भी। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हो सकता है कि यही लगे आपको कि ये संयोग के साथ हो गया हो। आइए ये देखते हैं जरा सा। दूसरा एग्जांपल में अगर ध्यान देखिएगा तो यहां देखिएगा H2S है और यहां पे देखिएगा यहां पे सल्फर हो गया है। यानी यहां ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन जो है यहां से यहां तक जाते जाते हाइड्रोजन मुक्त हो गया है, और हाइड्रोजन हम यहां लिख देते हैं हाइड्रोजन मुक्त हो गया। अब बताइए, हाइड्रोजन मुक्त होता है तो अभी तो आपको हमने पढ़ाया कि हाइड्रोजन मुक्त हो या ऑक्सीजन का संयोग हो, अभिक्रिया कौन सी? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हमने लिखा भी है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरे पार्ट में देखिएगा, यहां पे क्लोरीन है और यहां पे HCl का निर्माण हुआ है। यहां पे देखिए हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यहां पे संयोग हो गया, हाइड्रोजन का संयोग। अब देखिएगा, हाइड्रोजन का संयोग का मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया, और हाइड्रोजन जुड़ता है तो कौन सी अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। यानी यहां भी हमको नजर आया कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया में दोनों काम हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है। यहां भी हमने देखा भाई कि ऑक्सीकरण हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोग निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले हैं? तो ध्यान से समझिएगा। निष्कर्ष निकला कि ऑक्सीकरण और साथ ही साथ अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण, ये दोनों अभिक्रियाएं जब भी होती हैं तो साथ साथ होती हैं। तो याद रखिएगा, आपसे कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ देगा, या आपसे जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, तो याद रखिएगा कौन कौन सा? ऑक्सीकरण और अवकरण। ये दोनों अभिक्रियाएं जो होती हैं जब भी होती हैं तो दोनों एक ही साथ संपन्न होती हैं।
और एग्जाम्पल में हमने आपको दोनों दिखाया कि एक तरफ देखिए ऑक्सीजन मुक्त हो रहा था तो एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यानी मुक्त हुआ तो अवकरण, जुड़ा तो ऑक्सीकरण। फिर दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल हमने दिखाया कि हाइड्रोजन मुक्त हुआ तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का संयोग हुआ तो अवकरण। तो यहां पे हम लोग स्पष्ट यानी निष्कर्ष निकाले कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों जो होती हैं एक ही साथ संपन्न होती हैं। और जब एक ही साथ संपन्न होती है ना तो इनको संयुक्त रूप से एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो याद रखिएगा, उस नाम को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं रेडॉक्स। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखवा रहे हैं। क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है उसके नाम से हम लोग इसको जानते हैं। याद रहेगा, इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं रेडॉक्स। चलिए याद रखिएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को संयुक्त रूप से क्या नाम देते हैं? तो रेडॉक्स नाम देते हैं। मतलब अगर हम रेडॉक्स कहीं पे अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं तो आप तुरंत समझिएगा कि इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, क्योंकि रेडॉक्स का मतलब इन दोनों का यानी संयुक्त रूप से इन दोनों का नाम क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो इतना आप समझे किसके किसके बारे में? तो आप समझ चुके हैं अभी उपचायक के बारे में, साथ ही साथ औपचायक के बारे में समझे। फिर हमने आपको बताया कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो होती हैं एक ही साथ संपन्न होती है, और इसके लिए हम आपको दो एग्जाम्पल भी दिए। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि ऑक्सीकरण और अवकरण जो अभिक्रियाएं होती हैं इनको संयुक्त रूप से हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए, इसके बाद से दो और छोटा छोटा आपका अभिक्रिया बच चुका है, उसको भी आप समझते जाइए। दो अभिक्रिया और क्या क्या बच गया है? तो एक आपको बच गया है ऊष्माक्षेपी और साथ ही साथ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो उसको भी हम समझा देते हैं। फिर आपको बताते हैं कि साथ ही साथ कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है इसका हम लोग के दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है या कहां इसका उपयोग होता है उसको समझाते हैं। लेकिन पहले समझ जाइए कि आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है उसके बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आइए अब हम लोग समझते हैं ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, साथ ही साथ समझेंगे उपचयन अभिक्रिया के क्या क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में। आप लोग अगर केमिस्ट्री का पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आपको जब समझा रहे थे कि अपनी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक समीकरणों को लिखते समय सुविधाजनक कैसे बनाएं, तो उसमें हम आपको बताए थे कि अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है तो उसमें हम लोग बताए थे कि प्रतिफल प्लस ऊष्मा लिख देते हैं। अगर वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने कहा था कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हीं के साथ हम क्या ले लेते हैं? तो प्लस ऊष्मा का जोड़ देते हैं। उससे हमको स्पष्ट पता चल जाता है कि कौन सी अभिक्रिया क्या है। आइए लेकिन हम यहाँ पे आपको दोबारा से समझाते हैं कि यहाँ पे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऊष्मा मुक्त हो। ध्यान से समझिएगा, ऊष्मा क्या हो रहा हो? मुक्त होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी प्रतिफल प्लस ऊष्मा हो। अब देखिए दूसरा जो होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देनी पड़े, यानी ऊष्मा देने के बाद अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कौन सी अभिक्रिया? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए कि हम लोग क्या लिखे हैं, यहां पहले ही ऊष्मा दिए हैं, पहले ही ऊष्मा देना पड़ा तब जाके ये अभिक्रिया संपन्न हुई है। यानी जब ऊष्मा देना पड़े और तब अभिक्रिया संपन्न हो तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी। माने सीधे सीधे समझिए कि ऊष्मा सोखता है तब अभिक्रिया होता है, तो ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा इसको चाहिए तब अभिक्रिया होगा। और ऊष्माक्षेपी माने ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा देता है, यानी अभिक्रिया के बाद ऊष्मा मुक्त हो तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये छोटा छोटा दो आपका था, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब जरा समझते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे किसके बारे में? तो उपचयन अभिक्रिया के बारे में बताए थे। उपचयन का मतलब आपको याद भी होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। अब समझते हैं कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में? संक्षारण के बारे में। संक्षारण क्या होता है? तो देखिए संक्षारण क्या होता है, तो जब कोई धातु का अगर हम लोग बात करें, या चलिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिएगा, आप लोहा ले लें, लोहा की कोई रड है या कील है
अगर आप उसको खुला में छोड़ देते हैं, हवा पानी के संपर्क में जाता है, नमी के संपर्क में जाता है या अम्ल के संपर्क में जाता है, तो आप ध्यान से देखिएगा उसमें एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसको आप लोग जंग के नाम से जानते हैं। और वो धीरे 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 जो धातु होती है वो खराब हो जाती है। तो जब खराब होती है ना तो उसी को हम लोग संक्षारण के नाम से जानते हैं। यानी जब कोई धातुएं जो होती हैं क्या होती हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं या नमी के संपर्क में भी आप कह सकते हैं, ऑक्सीजन या नमी या अम्ल के संपर्क में आती हैं, तो उनमें क्या होता है, क्षय होता है। और जो क्षय होता है अर्थात वो नष्ट होने लगती हैं और उसी प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो संक्षारण के नाम से जानते हैं। तो आप ये साथ बात बहुत ही आसान था, आप समझ गए होंगे कि संक्षारण का मतलब सीधे सीधी बात है कि धातु में जंग उंग लगना, ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया या नमी के संपर्क में आया और वो धीरे 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 नष्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग संक्षारण के नाम से जानते हैं। दूसरा वर्ड जो हमने लिखा है वो लिखा है, देखिए ध्यान से, विकृत गंधिका। अब देखिए विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता का मतलब होता है, देखिएगा आप लोग जब बचपन में होंगे और क्या होता होगा कि आपके घर में खाना वाना बनता होगा, और खाना जब बनता होगा तो आप देखिएगा रात में आप एकदम नींद तो मारते थे ना बचपन में। हम लोग क्या होता था, जब तक खाना बनता था तब तक पता चलता याद एकदम नींद पूरा जबरदस्त आ रहा है, और पता चला अच्छा से खाए नहीं और सो जाते थे। और सुबह में उठते थे तो मम्मी से खोजते थे, मम्मी रात में ये चीज बना था हमको दो। और उस समय हम लोग बासी खाते थे, और बासी जब खाते थे तो देखिएगा स्कूल में हम लोग जाते थे तो टीचर हम लोग को बोलते थे बासी खाना मत खाओ क्योंकि उसको खाने से बीमारी होती है। वो बासी खाना नहीं खाना चाहिए। या कभी कभी देखिए उसमें से बहुत ही गंदा स्मेल आने लगता था, गंदा स्मेल आने लगता था, उसका स्वाद चेंज हो जाता था, तो मम्मी बोलती थी ये खराब हो गया, इसको फेंक दो। तो देखिएगा वसा और या तेल से जितना संबंधित खाना होता है ना, जिसमें तेल डाल के बनाए हैं, वसा वाला पदार्थ होता है, वो क्या होता है कि जब उसको कुछ देर रखते हैं तो हवा के जब संपर्क में आता है तो धीरे 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 उसमें क्या होता है ना कि एक अप्रिय दुर्गंध आने लगती है, जिसको आप लोग भोजपुरी में अरुआना कहते हैं कि अरुआ गया, यानी सीधे सीधे गंध दे देना, यानी जिसमें से एकदम क्या होता है अप्रिय दुर्गंध आने लगी, उसके स्वाद चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। यानी भोज्य पदार्थ का क्या हो जाना, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से या नमी के संपर्क में आने से उसमें एक विशेष प्रकार की अप्रिय दुर्गंध आने लगती है, उसी को हम लोग विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। और विकृत गंधिता से बचने के लिए देखिएगा हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, आप लोग को याद होगा रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, आप लोग देखे होंगे। हम लोग उसमें क्या करते हैं, ले जाते हैं और उसमें कोई वस्तु को रख देते हैं। आप जब उसमें रखते हैं तो आराम से आपका क्या होता है, सुरक्षित रहता है। इसके अलावा साथ ही साथ क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको मिला देने से वो हमारा भोज्य पदार्थ जो होता है विकृत गंधिता से बच जाता है। जैसे हमने यहाँ पे उसका नाम भी लिख दिया है, देखिए ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर आप भोजन में मिला दिया जाए तो वो क्या होता है, विकृत गंधिता नहीं होती है, मतलब खराब नहीं होता है। इसको हम लोग यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं BHA से भी लिख सकते हैं, यानी ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और पदार्थ होता है जैसे ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ठीक ना, टॉलुइन जो होता है, टॉलुइन को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं BHT। तो ये ऐसे दो पदार्थ होते हैं जिनको अगर आप भोज्य पदार्थ में मिला दें तो वो विकृत गंधिता यानी सीधे सीधे समझिए क्या, वो खराब होने से बच सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी आप देखे होंगे, आप लोग चिप्स खरीदने जाते होंगे, चिप्स खरीदने जरूर गए होंगे। वही चिप्स का जो बड़ा वाला पैकेट होता है, मालूम होगा आपको, 10 रुपया में भी देता है, जिसमें 3 रुपये का चिप्स और 7 रुपये की हवा भरी रहती है, आप लोगों को मालूम होगा। अच्छा, अगर उस चिप्स के पैकेट में जो 7 रुपये की हवा भरी रहती है उसकी अगर बात करें ना, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। यहां पे हम लिख देते हैं नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा, जो चिप्स के पैकेट में क्या भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, क्योंकि अगर वहां पे ऑक्सीजन गैस भर दे तो वहां पे देखिए कौन सी अभिक्रिया, उपचयन की अभिक्रिया हो सकती है और चिप्स खराब हो सकता है, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। इसीलिए वहां पे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस उतना ज्यादा अभिक्रिया नहीं करता है, जिससे चिप्स का स्वाद भी चेंज नहीं होता है और वो खराब होने से बच जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखिएगा कौन सा, तो नाइट्रोजन। अगर कुरकुरे दे दिया तो ये मत लिख के आइएगा कि कुरकुरे सर नहीं पढ़ाए हैं, हम नहीं जानते। नहीं, कुरकुरे हो या चिप्स हो या जितना भी आप देखते होंगे पैकेट वाला जो होता है उसमें जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस ही डाली जाती है।
तो ये भी आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो ये था आपका किसके बारे में, विकृत गंधिता के बारे में। अब आइए उसके बाद से समझते हैं, साथ ही साथ हम लोग के अपने शरीर की बात करते हैं। हम लोग के शरीर में अगर देखिएगा कि श्वसन की अभिक्रिया हो या पाचन की अभिक्रिया हो, दोनों में ध्यान दीजिएगा कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। दोनों में ऑक्सीजन का संयोग होता है। आप श्वसन पढ़े कि ऑक्सीजन गैस जब हमारे जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो आपको पहले से मालूम है, आपको 8 क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन का संयोग जब होता है तो वहां पे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। या 9th क्लास में जब आप जो है कोशिका चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े होंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत पता होगा। वैसे नहीं मालूम है तो बायोलॉजी की जब क्लासेस हम पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे श्वसन अभिक्रिया के दौरान, तो वहां पे बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे कि कैसे यहां पे ऑक्सीजन का संयोग होता है। बस यहां पे आप याद रखिएगा बस इतना कि ऑक्सीजन जो होता है संयोग करता है, इसलिए श्वसन साथ ही साथ पाचन, ये दोनों जो होती हैं ये कौन सी अभिक्रिया होती हैं इसमें, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। हम यहां लिख देते हैं ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है इन दोनों में। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है कई बार कि श्वसन और पाचन निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसके बाद से अगला टॉपिक पे हम ध्यान देते हैं, छोटा छोटा बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए आप लोग क्या करिए इसको देखते जाइएगा और छोटा सा नोट्स बनाते जाइएगा। वैसे चैप्टर जब ये समाप्त हो गया तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पे आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री का पूरा नोट्स वहां मिल जाएगा, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स मिल जाएगा। आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना तो कमेंट्स कीजिए, हम वहां पे क्या करते हैं एक छोटा सा नोट्स के लिए एक छोटा सा समझिए कि डिस्क्रिप्शन बनवा देते हैं, वहां पे केवल व केवल आपको नोट्स मिलेगा। जितना भी क्लासेस होते जाएंगे सबका नोट्स एक जगह रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे इसके डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स को। अब देखिए हम आपको समझाते हैं दहन क्या होता है। देखिए दहन क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जले और जलने के बाद उष्मा और प्रकाश क्या करे, मुक्त करे। ध्यान समझिएगा, जब कोई पदार्थ जले और जलने के बाद उष्मा और साथ ही साथ प्रकाश मुक्त करे तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग दहन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के में अगर है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और प्लस में यहां उष्मा और प्लस में क्या निकलती है, प्रकाश मुक्त होती है। तो देखिए यहां पे अगर हम कहें कि कार्बन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ध्यान दीजिए समझिएगा, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलने के बाद उष्मा और साथ ही साथ प्रकाश उत्पन्न करे तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो दहन के नाम से जानते हैं। तो दहन क्या होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले और जलने के बाद उष्मा और साथ ही साथ प्रकाश उत्पन्न करे तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, दहन के नाम से जानते हैं। तो क्या ऑक्सीजन जब जब मौजूद रहेगा दहन की क्रिया हो जाएगी? नहीं, दहन की क्रिया को संपन्न करने के लिए कुछ शर्त होती हैं और उसका शर्त जो होता है वो 3 प्रकार की शर्तें होती हैं। इन तीनों शर्तों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि पिछले बार एग्जाम में भी पूछ दिया था। आपको पता होना चाहिए कि दहन की अभिक्रिया क्या है और इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला कि दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। अब बताइए, जलाना है और हम कहें कि यहां पे दहन की क्रिया कीजिए और जलाने वाला कुछ है ही नहीं, तो भाई जलेगा किसका? तो याद रखिएगा दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। दहनशील पदार्थ का मतलब कि जो जल सके, जैसे हम यहां पे लिख दे कागज, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, इसलिए कपड़ा हो गया, ये सब जलने वाला पदार्थ है। तो ये जलने वाला जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, दहनशील पदार्थ कहते हैं। यानी जलने वाले पदार्थ का होना जरूरी है तभी दहन की क्रिया होगी। तो पहला शर्त। दूसरा, दहन के पोषक पदार्थ। अब देखिए दहन के पोषक पदार्थ क्या होते हैं और दहन के अपोषक पदार्थ क्या होते हैं। तो सीधे सीधे समझिएगा कि दहन को, जो दहन की क्रिया होती है उसको होने में जो मदद करे वो पोषक पदार्थ और जो मदद ना करे वो अपोषक पदार्थ। जैसे हम लोग का दहन की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो हमारा हेल्प करता है, ऑक्सीजन नहीं रहे तो दहन की क्रिया नहीं होगी। यानी दहन की क्रिया में ऑक्सीजन हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर हेल्प करता है तो ये दहन का क्या कहलाएगा, पोषक पदार्थ कहलाएगा। और यहां पर अपोषक पदार्थ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करता है, दहन की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है, वो जलने नहीं देता है, तो वो अपोषक पदार्थ कहलाएगा। तो देखिए पहला हमने कहा कि यहां पे दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है, मतलब जलने वाला चाहिए।
दूसरा जलाने वाला चाहिए, जैसे ऑक्सीजन, वो हेल्प करता है जलाने में, यानी दहन के पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। और तीसरा वर्ड जो है वो होता है ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। अब समझिए ज्वलन ताप की प्राप्ति का मतलब क्या होता है, ज्वलन ताप क्या होता है भाई। तो देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, ध्यान से समझिएगा, हमने कहा जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है वो उसका ज्वलन ताप होता है। जैसे समझिए, अगर हम क्या करें, इतना मोटा सा एक लकड़ी दे दे और आपको क्या कर दे, एक माचिस की तीली दे दे और माचिस दे दे, बोले कि इसको जलाइए। आप दिन भर माचिस जला के उसको लकड़ी के पास करते रहिएगा, लेकिन वो कभी भी आपसे उसमें आग नहीं पकड़ेगा। तो आप कहिएगा कि सर दहनशील पदार्थ भी है, दहन के पोषक पदार्थ भी हैं, वहां पे ऑक्सीजन भी है, तो फिर जल क्यों नहीं रहा है। तो क्योंकि वहां पे ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं हो रही है। प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना ज्वलन ताप होता है, यानी जिस न्यूनतम ताप पर वो जलना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही देखिएगा उस मोटे वाले लकड़ी पे आप किरोसिन तेल डाल दीजिए या पेट्रोलियम थोड़ा सा डाल दीजिए, उसके बाद आग लगाइएगा, तुरंत आग पकड़ लेता है, क्योंकि किरोसिन तेल का ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है। और ज्वलन ताप कम होगा बस तुरंत उस क्या हो जाएगा, उस ताप पर गर्म हो जाएगा और तुरंत उसमें आग पकड़ लेगा। जैसे कागज का ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, तो तुरंत उसमें आग पकड़ लेता है। तो याद रखिएगा ज्वलन ताप क्या होता है, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, तो सभी पदार्थ का अपना अपना ज्वलन ताप होता है। किरोसिन तेल, पेट्रोलियम, कागज, ये सब का क्या होता है, कम होता है, इसीलिए इसमें तुरंत आग पकड़ लेती है। तो आप समझ गए होंगे ज्वलन ताप। तो आपसे अगर आप क्वेश्चन पूछेगा कि दहन से आप क्या समझते हैं, उसकी आवश्यक शर्तें क्या है दहन के लिए, तो आप बता दीजिएगा क्या। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले और जलने के बाद उष्मा और साथ ही साथ क्या दे, प्रकाश उत्पन्न करे, तो उसे दहन कहते हैं। दहन के लिए उसकी आवश्यक 3 शर्तें होती हैं, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और साथ ही साथ ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में भी पूछ दिया है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि मोटी लकड़ी में आग नहीं पकड़ता, जबकि कागज के टुकड़े में तुरंत आग पकड़ लेता है। क्यों? तो क्यों कहेंगे, तो बताइए, आंसर लिखिएगा। क्योंकि कागज के टुकड़े का ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, इसीलिए उसमें तुरंत आग पकड़ लेता है, जबकि मोटी लकड़ी का ज्वलन ताप ज्यादा होता है, इसीलिए उसमें जल्दी आग नहीं पकड़ता है। तो ये था आपका एक स्लाइड हमने आपको पढ़ाया जिसमें बताया ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, साथ ही साथ उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के बारे में हमने बताया। अब छोटा सा एक टॉपिक बच गया है जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि ज्वाला क्या होती है। ज्वाला क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और साथ ही साथ एलपीजी गैस के बारे में समझाएंगे। तो आज का ये क्लास भी समाप्त हो जाएगा। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और लास्ट स्लाइड हम आपको पढ़ाते हैं। आइए अब समझते हैं, आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं ज्वाला के बारे में कि ज्वाला क्या होता है। देखिए ज्वाला क्या होता है, तो हमने देखिए लिखा है कि वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ क्या होता है, जलता है, उसे हम लोग ज्वाला कहते हैं। ज्वाला देखिए आप लोग देखे भी होंगे, जैसे देखिए माचिस की तीली अगर आप जलाते हैं तो ऊपर देखिएगा एक आकृति नजर आने लगती है, पीले कलर की आपको आकृति, वही क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। देखिए हमने यहाँ लिखा कि गैसीय पदार्थ जलता है, तो आप कहिएगा सर लकड़ी तो जलता है वहां पे, तो फिर वहां ज्वाला क्यों? तो देखिए उसी पदार्थ में ज्वाला उत्पन्न होती है जो जलने पर गैस के रूप में परिवर्तित हो, यानी जो गैस के रूप में परिवर्तित होगा और उसके बाद जलेगा, तो उसी में क्या होगी, ज्वाला उत्पन्न होगी। तो ज्वाला याद रखिएगा, ज्वाला क्या होता है, तो ज्वाला वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जले और गैसीय पदार्थ जलता है तो उसकी जो एक आकृति हमें नजर आती है उसी को हम लोग ज्वाला के नाम से जानते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मोमबत्ती का। अगर आप मोमबत्ती को जला दें और मोमबत्ती को जब जलेगा तो उसके ऊपर देखिएगा धागा के पास से एक आपको आकृति नजर आएगी, तो वो उसका ज्वाला होता है। उस ज्वाला को थोड़ा समझते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। उस ज्वाला को अगर हम लोग बांटे तो उसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। उस ज्वाला की आकृति को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उसको 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहला यानी सबसे आखिरी में जो धागा के पास संरचना होती है तो उसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय मंडल। क्या कहते हैं, केंद्रीय मंडल कहते हैं। इसका रंग अगर पता करें तो ये नीला रंग का होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि दहन की क्रिया नहीं होती है, यहाँ पे दहन की क्रिया, यहां लिख देते हैं हम, यहां दहन की क्रिया नहीं होती। यहाँ पे केंद्रीय मंडल जो होता है यानी एकदम जहां पे धागा, सीधी सीधी समझिए, जहां पे धागा रहता है वहां का जो भाग होता है उसको केंद्रीय मंडल कहते हैं। वो नीला रंग का आपको नजर आएगा, वहां पे दहन की क्रिया नहीं होती है और नहीं होती है तो उसका तापमान बिल्कुल कम होता है। अब अगर आप मोमबत्ती को बुझाना होगा तो तुरंत जाइए उसको जो धागा उसको पकड़ लीजिए, आपका हाथ नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि वहां पे तो दहन की क्रिया हो ही नहीं रही थी।
वहां पे जो मोमबत्ती होता है वो वाष्प बनने का काम होता है, उसका वो क्या होता है, वाष्प में बदलता है, तो इसीलिए वहां पे दहन की क्रिया नहीं होती है। साथ ही साथ ये क्या होता है, बहुत ही अंदर यानी आखिरी भाग होता है ना, तो आखिरी भाग होता है तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, यानी ऑक्सीजन का वहां पे बिल्कुल अभाव रहता है, इसीलिए वहां पे दहन की क्रिया नहीं होती है। तो याद रखिए केंद्रीय मंडल ये नीला कलर का होता है, ये सबसे छोटा भी भाग होता है, यहाँ पे दहन की क्रिया नहीं होती है, इसका तापमान सबसे कम होता है। अगर दूसरा की बात करें तो जस्ट इसके ऊपर होता है, देखिएगा यहाँ पे दैदीप्यमान, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा दूसरा जो भाग होता है उसको कहे हैं दैदीप्यमान कहे हैं। दैदीप्यमान जो होता है वो पीला रंग का होता है। अब जरा समझिएगा पीला रंग का होता है, क्या होता है इसके बारे में हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि सब वायुमंडल है और यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन देखिएगा ज्यादातर पहले वाले भाग में पहुंचेगा, उसके बाद थोड़ा कम पहुंचेगा कहाँ पे, सेकंड वाले भाग में, और तब पहुंचेगा सबसे कम थर्ड वाले भाग में। तो सेकंड वाला जो भाग होता है यहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव रहता है। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, हमने कहा कि यहाँ पे जो दैदीप्यमान है यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, अभाव होता है। तो अभाव होगा तो क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो दहन की क्रिया पूर्णतः नहीं होगी। दहन की क्रिया क्या होगी, अपूर्ण रूप से होगी, माने थोड़ा बहुत दहन की क्रिया होगी। जब थोड़ा बहुत दहन की क्रिया होगी ना तो वहां पे कार्बन के जो छोटे छोटे कण होंगे वो उनका दहन की क्रिया होगा नहीं तो वो चमकेंगे। यहीं पे कार्बन के क्या होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं वो अपूर्ण दहन की वजह से चमकते हैं, और वो जब चमकते हैं तो उसी की वजह से पीला रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। पीला रंग का क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। याद रखिएगा यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, यहां लिख देते हैं हम, ये सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा जी, तो दैदीप्यमान जो होता है ये ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, ये पीले रंग का होता है, और यहाँ पे कार्बन के छोटे छोटे कण चमकते हैं, क्योंकि क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव होता है। ऑक्सीजन का अभाव होगा तो दहन की क्रिया अपूर्ण रूप से होगी, और दहन की क्रिया अपूर्ण होगी तो कार्बन के छोटे छोटे कण चमकेंगे, और चमकेंगे तो क्या देगा, प्रकाश देने का काम करेगा। तो याद रखिएगा दैदीप्यमान जो होता है ये हमें प्रकाश देने का काम करता है, और यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर तापमान की बात करें तो यहाँ पे तापमान मध्यम होता है। मध्यम का मतलब ना ज्यादा होता है और ना ही कम होता है, मध्यम मिडिल में थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे देखिए कि गांव में अगर आप ठंडा के दिन में आग तापे होंगे तो कई बच्चों को देखे होंगे, बोलता है देखो हम आग में हाथ लगा दें, और जो लौ जलता है उसके बीच में ऐसे घुसाता है और ऐसे निकालता है, घुसाता है निकालता है, बोलता है देखो मेरा हाथ नहीं जला। तो वो जो बच्चा होता है ना वो दैदीप्यमान में हाथ लगाता है, यानी जो पीला रंग का भाग होता है उसके बीच में हाथ लगाता है और निकाल लेता है। तो जब उसके बीच में हाथ लगाएगा तो वहां पे तापमान क्या होता है, ना ज्यादा है ना ही कम है, तो इसीलिए उसका हाथ नहीं जलता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर वाला भाग में जाए तो जो बाहरी भाग होता है उस बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं अदैदीप्यमान। अब देखिएगा अदैदीप्यमान जो होता है सबसे बाहरी भाग, यानी ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है, और सबसे बाहरी भाग जो होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मिलेगा, यानी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो दहन की क्रिया पूर्ण रूप से होगी, और दहन की क्रिया पूर्ण रूप से होगी तो कार्बन के कण नहीं नजर आएंगे, और कार्बन के कण नजर नहीं आएंगे तो यहाँ से प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा, यानी बाहरी भाग प्रकाश देने का काम नहीं करता है। लेकिन याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा गर्म भाग होता है, तो इसीलिए तो बोले कि अगर गांव में जो बचवा हाथवा ऐसे ऐसे कर रहा है तो उसका हाथवा पकड़ लीजिए, बोलिए कि नहीं ऊपर से ऐसे करके ले आओ ना, ऊपर से जैसे जो ज्वाला जल रहा है तो नहीं लाएगा, क्योंकि ऊपर में क्या करे ले जाइएगा तो बाहरी भाग में, बाहरी भाग कौन सा, अदैदीप्यमान होता है, और यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है, दहन की क्रिया पूर्णतः हो जाती है, तो इस कंडीशन में उसका तापमान ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा इसीलिए बाहरी भाग जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। जैसे देखिएगा इसका एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे आपके घर में लालटेन होगा। अच्छा लालटेन में देखिए छोटा सा लौ जलता है और आपके घर में उजाला हो जाता है, और वही आपके घर किचन में देखिएगा कि गैस सिलेंडर में आप जब जलाते हैं तो वहां पे देखिए उतना बड़ा लौ देता है फिर भी उजाला नहीं होता है, दोनों में क्यों? तो देखिएगा अगर आप ध्यान से देखिएगा कि जो आपका गैस सिलेंडर जब जहां पे जलता है वहां पे चारों तरफ खुला रहता है, तो खुला रहता है तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है, तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा तो क्या कौन सा क्षेत्र बनेगा, तो याद रखिएगा अदैदीप्यमान बनेगा, और वो क्या होगा सबसे गर्म होगा। तो देखिए गर्म होता है तो खाना जल्दी बनता है लेकिन प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन वही अगर लालटेन की बात करें तो लालटेन में देखिएगा जब ज्वाला जलता है तो उसमें छोटा छोटा चीज होता है,
ताकि बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच सके। और जब बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है तो उस कंडीशन में देखिएगा दैदीप्यमान क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी वहां पे कार्बन के छोटे छोटे कण का निर्माण होता है और वही चमकने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में उजाला हो जाता है। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये तो था किसके बारे में, तो मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में हमने बताया, 3 भाग इसका बता दिया है। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं कि हम लोग के घर में जो गैस बनता है, यानी गैस पे जो खाना बनता है, सॉरी, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो घर में हमारा खाना बनता है उसको द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में याद रखिएगा, उसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत सारा बच्चा कह देता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नहीं, गलत है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसको हम लोग बोलते हैं। ये किस किस से बना रहता है, तो याद रखिएगा उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो एक ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है और साथ ही साथ एथेन होता है। ये 3 चीज सबसे प्रमुख होता है, याद रखिएगा, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला हमने लिख दिया है C4H10, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है C3H8, एथेन का फॉर्मूला C2H6। तो ये होता है हमारा, ये 3 जो होते हैं, ये तीनों आपस में मिलते हैं तो जाके हम लोग का क्या होता है, तो याद रखिएगा कि तुम्हारा ये द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का निर्माण होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एलपीजी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इस तीनों से मिलाते हैं तो जो गैस बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलपीजी। यही उसका फुल फॉर्म यहाँ पे हम लिख दिए हैं, एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एग्जाम्पल, ये आपसे एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा कि कौन कौन से उसके अवयव होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा कि बताइए कि एलपीजी में सबसे प्रमुख अवयव क्या है, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्यूटेन। सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, ब्यूटेन। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि एलपीजी का सबसे प्रमुख अवयव क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, एलपीजी में कि कौन कौन सा। अब देखिए, तीनों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है और काफी उच्च दाब पर जब इसको लोहे के सिलेंडर में डाला जाता है तो ये द्रवीभूत हो जाता है, मतलब लिक्विड के रूप में चेंज हो जाता है और उसी का हम लोग उपयोग अपने घर में करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जलता कैसे है, तो देखिए उसका हमने रासायनिक सूत्र लिख दिया है 2C4H10 प्लस यहाँ पे देखिए 13O2 और ये जला है तो क्या क्या बना, तो 8CO2 प्लस 10H2O और प्लस में ऊष्मा का निर्माण किया है। तो ये हो गया कि जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एलपीजी गैस जब जलता है तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो देखिए ये रासायनिक सूत्र हो गया। एलपीजी गैस अगर जलता है, अगर आप खाना बनाते हैं तो उसका समीकरण के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ध्यान दिए होंगे कि एलपीजी गैस में जब खाना बनता है या कभी कभी क्या होता है, वो रिसने लगता है, यानी उसमें से जब रिसने लगता है तो देखिएगा आपको दुर्गंध आती है, यानी महकता है। हम लोग कहते हैं बहुत गंदा बदबू दे रहा है। वो गंदा बदबू क्यों देता है, ये तीनों की वजह से नहीं देता है, उसमें हम लोग अलग से एक पदार्थ मिलाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एथिल मरकैप्टन। याद रखिएगा क्या कहते हैं उसको, एथिल मरकैप्टन कहते हैं। एथिल मरकैप्टन का फॉर्मूला याद रखिएगा C2H5SH। तो ये एथिल मरकैप्टन अलग से हम लोग मिलाते हैं और इसलिए मिलाते हैं ताकि अगर एलपीजी गैस का रिसाव हो तो हमें इसकी बदबू से पता चल सके कि रिसाव हुआ है, ताकि बड़ी से बड़ी दुर्घटना होने से बच सके। तो याद रखिएगा, दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग उसमें एक अलग से पदार्थ मिलाते हैं जिसका नाम क्या होता है, एथिल मरकैप्टन। और इसी के वजह से हमें दुर्गंध आती है और हमें एलपीजी गैस का रिसाव का पता चल जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एलपीजी गैस में दुर्गंध किसकी वजह से आता है, तो याद रखिएगा एथिल मरकैप्टन की वजह से। आपसे इसका सूत्र भी पूछ सकता है, तो आप लिखिएगा C2H5SH हो जाता है। तो ये था किसके बारे में, तो आपका पूरा का पूरा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी गैस के बारे में मैंने बताया। 2 ऑब्जेक्टिव हमने यहां से बताया कि पूछता है बार बार, एक एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है, तो ब्यूटेन, और साथ ही साथ उसमें गंध किसकी वजह से आती है, तो एथिल मरकैप्टन की वजह से आती है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे याद आया तो बता दें आपको। याद रखिएगा, मोमबत्ती जो होता है, यानी जो मोम होता है वो होता क्या है, तो मोम जो होता है ये हाइड्रोकार्बन का रूप होता है। मोम जो होता है हाइड्रोकार्बन का रूप होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन का ये क्या होता है, एक रूप होता है। कौन, तो मोम जो होता है यानी मोमबत्ती जो होती है वो हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, एक रूप होता है। देखिए, हमने आपको ये पूरा का पूरा ये आपका स्लाइड पढ़ा दिया है। आपके चैप्टर में इतना ही सारा टॉपिक था, यानी पहला जो पार्ट है आपका वो अब केमिस्ट्री का समाप्त हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से आपको नेक्स्ट सूचना के द्वारा हम बताएंगे कि अगला क्लास किस का लगेगा। तब तक के लिए कोड से याद रखिएगा SLS, मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।